दुनिया के तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में कोई भी सियासतदान, दानिशवर या अवामी रहनुमा कितना भी अमरीका या साम्राज्य मुआशी निज़ाम का नाकिद क्यों ना हो, जुर्रत इजहार का पैकर भी हो, मगर आलमी ताकतें उससे कभी खौफजदा नहीं हुआ करती, बल्कि ऐसे तमाम अफराद को खुलकर बोलने के लिए बेशुमार मौके फराहम किए जाते हैं। दुनिया भर में उनकी तहरीरों के तराजिम करवाए जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें आला आलमी इनामात से नवाजा जाता है। सर्द जंग के दौरान इसी पॉलिसी के तहत दुनिया भर के अदीबों, शायरों और सियासी जिद्दोजहद करने वालों को आलमी मीडिया हमेशा पजीराई देता रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा पोशीदा है। ये एक ऐसा गुर है जो अवाम की इनफरादी और इज्तिमाई नफ्सियात से ताल्लुक रखता है। किसी भी शख्स या गिरोह के अंदर अगर किसी कायद, हुकूमत या निजाम के खिलाफ शदीद जज्बात उबल रहे हों तो एक शानदार इनकलाबी नज्म, वलवला अंगेज नॉवल, जानदार फिल्म और जलसे में किसी इनकलाबी की धुआंधार तकरीर उसके जज्बात की फौरी तस्कीन कर देती है। वो यूं समझता है जैसे उसके अंदर खौलते हुए जज्बाती लावे को रास्ता मिल गया है। यही वजह है कि जज्बात में मुश्तइल कोई शख्स जब एक इनकलाबी नज़म सुनता है या शानदार कहानी पढ़ता है तो उसके बाद वो सुकून की नींद सोता है। लेकिन हर वो लीडर या रहनुमा अपनी इस इनकलाबी सोच की वजह से जब भी कभी लोगों में मकबूल होने लगता है तो फिर खतरे की घंटी बज उठती है। किसी लीडर में जब ये जाज़बियत पैदा हो जाती है कि उसकी आवाज पर लाखों लोग बाहर निकल आते हैं तो फिर ऐसे शख्स को मकबूलियत के आगाज में ही दबाने की कोशिश की जाती है। उसके इक्तदार में आने के रास्ते मसदूद कर दिए जाते हैं, उसे खरीदने की भी कोशिश होती है। लेकिन अगर वो इन तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ इक्तदार तक पहुंच जाए तो फिर अमरीकी CIA का वो मंसूबा हरकत में आता है जिसे हुकूमतों की तब्दीली कहते हैं। ऐसे ही एक लीडर चिली के सैल्वाडोर अलांदे की सियासी जिद्दोजहद 40 सालों पर मुहित थी। उसने 1952, 1958 और 1964 में सदारती इलेक्शन लड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होता चला गया और आखिरकार 1970 में वो सदर का इलेक्शन जीत गया। मगर उसे इस हद तक रोका गया कि सदारत के लिए उसे छोटी पार्टियों की हिमायत हासिल करनी पड़ी। बरसरे इक्तदार आते ही उसने 3 काम किए। बड़ी सनतों को अमरीकी सरमायादारों से आजाद करवाया, तालीम पर ज्यादा बजट मुख्तस किया और आम आदमी को गुर्बत से निकालने के प्रोग्राम शुरू किए। उसके इन इकदामात ने अमरीकियों को एकदम चौकस कर दिया। चिली की कांग्रेस में बैठे वो सियासतदान जो अमरीकी पे रोल पर थे, उनको इस शख्स के खिलाफ मुत्तहिद किया गया। CIA के मखसूस सहाफियों ने उसके खिलाफ मजमून लिखने शुरू किए और अमरीकी लॉबी वाली अदलिया ने उसके इकदामात के खिलाफ फैसले देना शुरू कर दिए। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी मकबूलियत में कमी ना आई। अब एक ही रास्ता बाकी था। वाशिंगटन के स्कूल ऑफ अमेरिका से तरबियत याफ्ता जनरल बनोशे CIA के कहने पर फौज लेकर सदारती महल जा पहुंचा। अलांदे ने इस घेराव और फायरिंग के दौरान रेडियो पर आखिरी जज्बाती तकरीर की। तकरीर के दौरान जनरल बनोशे के फौजी अंदर घुस आए। इस दौरान एक फायर की आवाज सुनाई दी गई। बाद में लोगों को ये बताया कि अलांदे ने खुदकुशी कर ली है। कहानी में मजीद रंग भरने के लिए उसकी वो तस्वीरें भी आम की गईं जो उस क्लाशनकोव के साथ थीं, जो उसे क्यूबा के फिडल कास्त्रो ने दी थी। उसके बाद जनरल बनोशे इक्तदार पर काबिज हो गया और उन बिकाऊ सियासतदानों के हाथ में भी कुछ न आया जो अमरीका के कहने पर अलांदे के खिलाफ कांग्रेस में इकट्ठे हुए थे। इसी तरह ग्वाटेमाला में एक मकबूल रहनुमा जैकब ऑर्बन्स पैदा हुआ। उसने अवामी मकबूलियत के बलबूते पर सदारती इलेक्शन जीतने के बाद आम किसानों की फलाह के लिए इनकलाबी ज़रई इस्लाहात नाफिज कर दी। अमरीका की बहुत बड़ी सरमायाकारी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में थी। उसके मिलियती बागात तकसीम होना शुरू हुए तो फिर अमरीका हरकत में आया। ग्वाटेमाला के लिए CIA ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम PBS यूसेस रखा। ग्वाटेमाला से मफरूर 150 अफराद जो अमरीका में पनाह गुज़ीन थे, उन्हें असलहा और सरमाया देकर वहां किराए के गुरीलों के तौर पर तखरीबकारी के लिए भेजा गया और मुसल्लह बगावत शुरू करवाई गई। इसी तरह फौज में अमरीकी वफादारों और ऑर्बन्स के हामी फौजियों में लड़ाई शुरू करवाई गई। लड़ाई ऐवान सदर के आसपास पहुंची तो जैकब ने रेडियो के लिए एक जज्बाती तकरीर रिकॉर्ड करवाई जिसमें कहा कि वो मजीद खून रेजी से बचाने के लिए इस्तीफा दे रहा है और फिर मैक्सिको के सिफारत खाने में सियासी पनाह लेने चला गया। उसकी ये तकरीर इस्तीफे के बाद चलाई गई। वो मुल्कों घूमता रहा। उसकी एक ही बेटी थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसे लेकर क्यूबा चला गया और वहां जाकर इनकलाबी इज्तिमात से खिताब करने लगा। उसका मुल्क क्यूबा के पड़ोस में था लेकिन उसे सुनने के लिए लोग वहां भी आने लगे। उसकी तस्वीरें ग्वाटेमाला में फिर से दिखाई देने लगी। वो वापसी के लिए गुमगू की हालत में था कि उसको खबर मिली कि उसकी प्यारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इस सानहे ने उसके आसान
آسان خطا کر دیے. وہ ایسا بستر سے لگا کہ چند ماہ بعد ہی فوت ہو گیا. یہ سب کہانیاں یا افسانوی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جو امریکی حکام اور CIA نے ایک وقت گزرنے کے بعد خود شائع کیے ہیں. ان میں تمام تفصیلات موجود ہیں. ہر ملک کے بارے میں علیحدہ پلان اور طریقہ کار ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اس بات پر ضرور حیرانی ہوتی ہے کہ جب ان تمام لیڈروں کے خلاف امریکہ اور CIA آپریشن کر رہا تھا تو ہر ملک کے بکاؤ میڈیا کے ذریعے یہ تاثر عام کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، اور غلام سیاسی لیڈر بھی اسے ایک مقامی جنگ بنا کر پیش کرتے تھے. یہ سلسلہ اگر چند ملکوں تک محدود ہوتا تو آدمی صبر کر لیتا. دنیا میں اہم اور بڑے ممالک کی تعداد 125 سے زیادہ نہیں. ان میں سے 72 ممالک میں امریکہ نے حکمرانوں کا تختہ الٹا اور اپنی مرضی کی حکومت بنائی. یہ لیڈر بیچارے آوازیں بلند کرتے رہے، چیختے رہے، جلسے کرتے اور جلوس نکالتے رہے، دستاویزات دکھاتے رہے کہ یہ دیکھو امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور وہ میری ذات کو نشانہ اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ پوری قوم کو محکوم اور غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے. ان لیڈروں کے دیوانے ان کی باتیں سنتے تھے، سر بھی دھنستے تھے. لیکن امریکی حکومت اور CIA کی سرمایہ کاری ایسے 3 اہم گروہوں میں تھی: میڈیا، عدلیہ اور فوج، جو تینوں مل کر ایک ایسی قوت بن جاتے تھے جنہوں نے ان 72 ممالک میں امریکی منشا اور مرضی کے مطابق حکومتیں بدل کر رکھ دیں. عمران خان اس فہرست کا اگلا شکار ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مقبول ہے اور اس کی خطا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر جھکتا نہیں. امریکیوں کو اس سے کسی بھی وقت بدل جانے کا ڈر رہتا ہے. پاکستان اس وقت اس قسم کے وقفے سے گزر رہا ہے جو ایسے لیڈروں کو حکومتوں سے معزول کرنے کے بعد آتا ہے. اس وقفے میں بہت کچھ ہوتا ہے: ہنگامے، فسادات، بدامنی، لیڈر کی موت کے بعد پھر ہنگامے، اور پھر میڈیا میں فوج کو نجات دہندہ کے طور پر بلانے کے لیے آوازیں، اور آخر کار فوج کی آمد. کیا ہم عین اسی پلان کے تحت اگلے مہینوں میں داخل ہوں گے، یا پھر سب کچھ کسی بھی وقت الٹ سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب کچھ الٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ اب اس وقت پاکستان میں صرف امریکی مفادات ہی زد پر نہیں ہیں، بلکہ چین اور روس کے مفادات بھی زد پر ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. ختم شد.